सर अगर आप नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप्स देखेंगे, डिफाइन, तो इस डिफाइन स्टेप आपको देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ सर। अभी इंस्पायर एक प्रोग्राम है, इस इंस्पायर प्रोग्राम में हम इंडिया से हर साल 10 लाख आइडियाज रजिस्टर करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऊपर से बोल रहे क्वालिटी आइडियाज नहीं आ रहे, पोटेंशियल आइडियाज नहीं आ रहे। सर इसमें एक चीज लैकिंग है सर। क्यों पोटेंशियल आइडियाज नहीं आ रहे? क्योंकि प्रॉब्लम और सिम्टम दो चीज रहता है सर। लेकिन बहुत सारे जो इनोवेशंस रहता है ये सिम्टम बेस्ड इनोवेशंस आ रहे हैं। अगर आप एक एग्रीकल्चर का आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो पेड़ के पत्ते रहते हैं वो कभी कभी फोल्ड हो जाते हैं, उसको कोई डिजीज आता है। तो सब लोग क्या करते हैं, इसको देख के रंग बदल जाता है, तो इस रंग बदल बदल जाता है तो इसको देख के पेस्टिसाइड्स लाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है सर, ये सिम्टम है। ये सिम्टम को आप सॉल्व करेंगे, लेकिन ग्रास रूट में प्रॉब्लम तो ऐसे ही है। तो हमको क्या करना है, पहले ग्रास रूट तक जाना है, जाके उस प्रॉब्लम को किस पॉइंट पे हिट करेंगे तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। एटलीस्ट 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये डिफाइन स्टेट में क्या होगा, इसमें जो स्ट्रैटेजीज रहते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड्स में देखते हैं। ये डिफाइन स्टेट में जो रहता है स्ट्रैटेजीज, उस स्ट्रैटेजीज यूज करके हम सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक पहुंचते हैं। बहुत सुंदर सर। तो शायद इसको हमारे अध्यापक साथी भी देख रहे होंगे और हमारे बच्चे भी देख रहे होंगे। हमारे स्कूलों में इंस्पायर अवार्ड और विज्ञान महोत्सव में बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं। तो जैसा सर ने बताया कि इम्पैथी के बाद जो अगला आता है डिफाइन करना, तो डिफाइन में हम लोग जो है सुपरफिशियल तरीके से, मोटे तौर से ऊपरी समस्या को न देखें, हमको उस समस्या की जड़ पर जाना होगा। शायद कुछ ऐसा है सर? बिल्कुल। तो डिजाइन थिंकिंग यही कहता है कि हमको उस समस्या की जड़ में जाकर के समाधान खोजना है, न कि सुपरफिशियल तरीके से या ऊपर से जो उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। समस्या को जड़ से ही समाप्त करना है। यही तब डिजाइन थिंकिंग का सही जो वैल्यू है वो हमारे सामने आ पाती है। जी सर। जी सर। सर एक उदाहरण बताता हूँ मैं। अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो जो इस कंपनी का नाम्स नहीं लेंगे हम, लेकिन इस पे जो दिख रहा है इसको पॉइंट ऑफ व्यू टेम्पलेट कहते हैं। तो सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के आने के बाद हम ये तीनों चीज बात करते हैं। अगर आप इंस्पायर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कुछ और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तीनों चीज आप इंश्योर कीजिए आपका इनोवेशन में ये रहे। तो तीनों चीजें हैं, एक यूजर है मतलब जिसके लिए हम इनोवेट कर रहा है, एक है नीड है मतलब उनका जरूरत क्या है, और इनसाइट का मतलब है वो क्या बोल रहा है उसका समस्या के बारे में। तो इस तीनों को हम डिस्कस करते हैं। यूजर है सर सिटी में जो रहते हैं, 60 साल के ऊपर जो क्रासवे जो लोग रहते हैं, सीनियर सिटीजन जो लगते हैं, इनका समस्या जानने के लिए टीम गया है सर। तो इनको बहुत सारे समस्या रहते हैं, इनसे पूछा है तो इनको एक समस्या बहुत दिक्कत कर रहे या बहुत उनको ट्रबल कर रहे, वो है बाहर जाके कुछ खरीद के आना। कि कभी कभी क्या होता है सर, इंडिया से बहुत लोग फॉरेन जाते हैं, उनका माँ और पेरेंट्स को इधर ही छोड़ के जाते हैं, उनको घर का काम रहते हैं करने का। तो इनके लिए एक प्रॉब्लम है, जाके मार्केट में कुछ लाना है, सामान लाना है, कुछ वेजिटेबल्स लाना है, ये दिक्कत है। तो इन्होंने कहा है कि हम बाहर जाना है हफ्ते में 4 बार या 5 बार। एक बार अगर बाहर गए तो 10 से 60 मिनट बाहर रहेंगे, लेकिन हम गाड़ी पे बैठ नहीं सकते, कमर का दर्द है, बाहर घूम नहीं सकते क्योंकि पोल्यूशन है, लेकिन खुद का कार भी खरीद नहीं सकते क्योंकि हमारे जो जरूरत है उससे ये एक्सपेंसिव होगा और हानिकारक भी होगा पोल्यूशन। तो ये सब सुनने के बाद इनके पास जो है, जो टीम उनको इंटरव्यू करने के लिए गए हैं, उनके पास बहुत सारे आइडियाज आए हैं। एक है जो खरीदना चाहते हैं उनका घर तक पहुंचाना। अभी बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं हम। एक चीज है, अगर उनको ही बाहर जाके सेलेक्ट करना है, कुछ चीजें रहते हैं उनको बाहर कैसे लेके जाना है। अगर कैब का फैसिलिटीज देखेंगे, देखिए सर कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ये तीनों चीज आया है, नीड, यूजर, इनसाइट्स, और इससे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन। और अभी देखिए अगर ये कितना अभी इंडिया में फॉरेन कंट्रीज में कितना बड़ा प्रॉफिटेबल कंपनीज है। तो डिफाइन स्टेज में अगर आप आके सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढूंढ सके, सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिफाइन कर सके। समझ रहा हूँ जितने भी बच्चे इंस्पायर अवार्ड और विज्ञान महोत्सव से, मैं बार बार इंस्पायर अवार्ड, विज्ञान महोत्सव और जो बहुत सारे हमारे ऐसे स्कूली एजुकेशन में कंपटीशन होते हैं, आयोजित किए जाते हैं, वहाँ पर अगर हमारे सभी बच्चे या जो उसके ग्रुप में आते हैं, टारगेट ग्रुप में आते हैं, वो बच्चे अगर एक तो देख लें कि जो हमारा प्रोटोटाइप बनता है वो
अपने लिए नहीं बल्कि उस आदमी के लिए बने, और जो उसकी जरूरत है उन चीजों को हम जरूरत को समझे कि क्या प्रॉब्लम है उसकी, वहां पर जा करके समझे और तब हम एक विचार आगे करें। तो मुझे लगता है सर कि इसको डिफाइन कहते हैं, उस जगह पर जाना। एग्जैक्टली, जी सर। थैंक यू। तो इसका थर्ड स्टेप में जाते हैं सर हम आइडिएट। अगर आप स्लाइड पे देखेंगे जी सर। तो बहुत सारे यहाँ पे गवर्नमेंट से भी कुछ आर्डर्स है, हर स्कूल में आइडिया बॉक्स रहना है। बिल्कुल सर। तो हर स्कूल में आइडिया बॉक्स रखेंगे हम, तो बच्चे का जो विचार है वो जाके उस बॉक्स में डालेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रैटेजीज है सर आइडियाज या आइडिया स्टेट में, जो बच्चों का विचार आते हैं कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि सर लोग समझ रहे हैं ये बहुत छोटा सा विचार है, मत बहुत छोटा सा आइडिया है। तो इस आइडिया स्टेट या आइडिया लेवल पे क्या करना है, किसी भी छोटा आइडिया को भी हम एनकाउंटर नहीं करना है। तो इधर होता है एक कॉन्सेप्ट होता है, encourage every idea जी। and no qualitative ideas in the first level, only quantitative ideas। अगर 1000 आए 2000 आए सबको ले ले, और इस 2000 आइडियाज में से हमको बहुत क्वालिटेटिव आइडियाज आएंगे, जी। राइट। क्योंकि एक आइडिया आया है एक बच्चों को, हम स्कूल्स में पानी का बाटिल लेके जाएंगे। जी। एक बच्चों को आया है मैं स्कूल में मेडिसिन लेके जाना है। एक बच्चों को आया है मेडिसिन इस टाइम पे खाना है। जी। क्या ये तीनों आइडिया को मिला के एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं क्या? जी। तो ये तीनों अलग अलग आइडियाज को अलग अलग देखेंगे तो ये अलग अलग ही दिखता है, और हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। जी। अगर ये तीनों को मिला के देखेंगे तो लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम आइडिया स्टेट में बहुत सारे आइडियाज को लेते हैं और उन आइडियाज को मिला के फॉर्मूलास रहता है, एक एक जगह एक एक में एक एक फॉर्मूलास। तो उस फॉर्मूलास को यूज करके हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइप या सॉल्यूशन बनाएंगे। आइडियाज ज्यादा आएंगे, हम सॉल्यूशंस उनसे निकालेंगे। ये चीज होता है। लेकिन सर इसमें शायद ये भी लगता है कि यहाँ पर टीचर को एज अ गाइड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी। जैसे कहा जाता है कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो सर यहाँ पर इसका मतलब है कि किसी भी बच्चे का कोई भी आइडिया हो तो उसका सम्मान जरूर किया जाए, और प्रैक्टिकली वो कैसे इम्प्लीमेंट हो पाएगा इसको जस्टिफाई कर पाए हम। तो इसके लिए सबसे पहले शायद टीचर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत पड़ेगी सर, है ना? तो इसी संदर्भ में सर मैं अपने स्कूल की एक बच्ची की बात साझा कर रहा हूँ। उस बच्ची के बाल बड़े थे, काफी लंबे थे। तो स्कूल में आने पर ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग जो है उसकी दोनों चुटिया बनी हुई रहनी चाहिए। अब घर में जो है प्रॉब्लम है कि केवल माँ जी है, माँ जी काम पे जाती है, तो उस बच्ची को स्वयं चुटिया बनाना नहीं आता। तो जब हमने बच्चों से बात की कि आपका आइडिया क्या है, तो उस बच्ची ने कहा सर मेरी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं कुछ ऐसी चुटिया बना सकूं कि 1 मिनट में जो है मैं बालों पे करूं और वो चुटिया जैसे दिख जाए और रिबन भी उसमें पहले से ही बंधा हुआ हो, तो मेरी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरी मम्मी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और स्कूल में मुझे जो है सब लोग अच्छा मानेंगे, और ये कई सारा जगह पर ये आइडिया बिक जाएगा। मेरा टाइम की जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, और जो ड्रेस कोड के अंतर्गत आप लोग मेजर करते हैं कि ये बच्चा को थोड़ा सुधार की जरूरत है, बिल्कुल। और एक बच्चे का बड़ा जबरदस्त आइडिया था मैडम, मैं आप लोगों को साझा करना चाहूंगा। उस बच्ची ने कहा था कि सर कान के लिए हमारी मशीन बन गई है, आंख के लिए बन गई है, हर चीज के। सर मैं एक नकली नाक, मतलब ऐसी नाक बनाना चाहता हूँ जो कि सुगंध को भी फील कर सके। अगर बाय द वे हमारी किसी सेंसरी, हमारे जो ऑर्गन्स है या वो मसल उनको काम नहीं कर पा रहा, तो क्या मैं ऐसी एक नाक बना सकता हूँ? तो सब लोग हंसते थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो ये निश्चित रूप से जो बच्चा, अगर कभी उस बच्चे को ये वीडियो देखने को मिले, तो आप बनाइए नाक जो कि हमारी खुशबू को भी सूंघ सके कि कहाँ से कैसी खुशबू आ रही है। जी सर। ऐसे ही सर बहुत सारे जगह पे क्या हो रहा है, टीचर्स या बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, जी। तो उस टाइम में दोनों की जो प्रोस्पेक्टिव्स रहते हैं ऐड होके अच्छे अच्छे इंसाइट्स आ रहे हैं। यस सर। सो इसका अभी हम फोर्थ स्टेट पे जाएंगे सर। इसका फोर्थ स्टेट है प्रोटोटाइप स्टेट। तो प्रोटोटाइप स्टेट में क्या होता है सर, बहुत सारे लोग प्रोटोटाइप आइडिया आने के बाद सॉल्यूशन आ गया है, तो सॉल्यूशन आने के बाद ये लोग सोचते हैं कि अगर आप स्क्रीन पे जो दिख रहा है एक रिमोट दिख रहा है, मैं इस रिमोट के थ्रू ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्रोटोटाइप में बहुत सारे टेक्निक्स है सर, कि लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब अगर आपको एक सॉल्यूशन आया है, तुरंत आप उस सॉल्यूशन के लिए जो भी चीज लगता है वो ला के इकट्ठा करके चालू किया है। लेकिन अगर वो फेल हो गया तो हर इनोवेशन में 10 मैनेजमेंट्स रहता है, स्कोप मैनेजमेंट, इंटीग्रिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योर मैनेजमेंट, और उसी बजट में करना पड़ता है। अगर आप चंद्रयान 3 भी देखेंगे या मंगलयान भी देखेंगे, उसके लिए भी बजट निश्चित रहता है, तो उसी बजट में करना पड़ता है। अगर फंड्स वेस्ट हो गया तो आपका इनोवेशन भी
वहीं पे रुक जाएगा। तो इसलिए ये फिडेलिटीज आया है, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, आपको पेपर से भी प्रोटोटाइप कर सकते हैं। मैं एक गांव में जाके देखा है मध्य प्रदेश में, वहां पे मिट्टी से प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं। फिर वो सक्सेस होने के बाद वो लोग बैम्बो स्टिक्स से बनाते हैं। फिर उसके बाद जो असली मेटल्स होता है या चीजें होते हैं उससे बनाते हैं। तो ऐसा पहली पहली स्टेज में आप डायरेक्ट प्रोटोटाइप पे मत जाइए। और इसमें स्केचिंग रहता है। अगर आप रिमोट का देखा है तो उस रिमोट का स्केचिंग देखा है। स्केचिंग करके फिर आपको क्या करना है, यूजर जो यूज करता है उनके पास लेके जाके पूछना है कि आपको ये अच्छा लगा है कि या नहीं। अगर उसी स्केचिंग स्टेज में वो बताएंगे कि ये मुझे अच्छा लगा है ना लगा या है, ये उनको बेनिफिट दे करेक्ट, रहा है, तो रिसोर्सेस सेव हो जाएगा, उनका जी। टाइम सेव हो टाइम जाएगा। से फिर अगर आप रिमोट देखा है तो कोरोना का टाइम पे या उससे पहले एक बहुत सारे गेम्स आए थे। तो गेम्स का नाम नहीं बोलेंगे हम, लेकिन बहुत सारे बच्चे अडेप्ट हो गए उस गेम्स के लिए, एडिक्ट हो गए। ये खेल के यहाँ पे टेंडन लिगामेंट जो रहता है वो खत्म हो गया। तो इसके लिए कोई आया है कि गेम्स बंद करने के लिए, वो सॉल्यूशन है, ये बच्चे कहीं ना कहीं ढूंढेंगे या कुछ और तरीके लेके आए। लेकिन अगर आप इस रिमोट में देखेंगे तो आपका थम्स स्ट्रेट रहेगा, ऐसा रहेगा। एक बार स्क्रीन में देखेंगे हम इस रिमोट का ऐसा है, तो अगर आप देखेंगे आपका थंब जो है वो स्ट्रेट है इस बटन को, और जो फिंगर है ऊपर वो भी स्ट्रेट है, और फिंगर का नीचे जो कर्व है वो भी आपको सपोर्टिव है, ताकि आपका किसी भी जॉइंट पे पेन नहीं आए। फिंगर्स ऐसे ही रहे स्ट्रेट, और वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली प्रोटोटाइप है। ये कब आएगा सर? आपको पहले स्केच करना है, फिर बाद में उसको छोटा सा प्रोटोटाइप बनाना है, फिर जाके उनको असली प्रोटोटाइप बनाना है। यस, तो इसका इसका सिर्फ प्रोटोटाइप पे नहीं, सिर्फ जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, एक सेफ्टी पिन से लेके जो मास पे भेज रहा है उसका सैटेलाइट, वहां तक ये स्केचिंग प्रोटोटाइप हर मूवी का देखेंगे, स्टोरी बोर्ड होता है। जो बड़ा बड़ा मूवीज है, बाहुबली से लेके जो छोटा मूवीज है, उन मूवीज तक इस प्रोटोटाइप रहता है। उसका ड्रेसिंग कैसे रहना, उसका हैंड मूवमेंट्स, गेस्चर्स कैसे रहना, सब कुछ प्री प्लान है। तो इस प्रोटोटाइप से हमें क्या होता है, एक अच्छा फाइनल प्रोटोटाइप मिलता है। एक और चीज ऐड करता हूँ सर मैं, सब लोग सोचते हैं कि प्रोटोटाइप सिर्फ एक प्रोडक्ट हो, लेकिन प्रोटोटाइप एक पॉलिसी भी हो सकता है। गवर्नमेंट में एक पॉलिसी भी हो सकता है प्रोटोटाइप, एक व्यवस्था भी हो सकता है। तो ऐसा प्रोटोटाइप, चाहे अभी हम एक छोटा सा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहाँ पे सब लोग लाइन में आके करना चाहते हैं, लेकिन ये करेंगे या नहीं कैसे पता चलेगा? एक प्रोटोटाइप मतलब उस व्यवस्था को टेस्ट करते हैं। तो ये सब भी एक प्रोटोटाइप में आएंगे। तो सबको मेरा विचार ये है कि आप प्रोटोटाइप का सिर्फ एक ही दृष्टिकोण मत रखिए, सिर्फ इसको प्रोडक्ट ही बनाना है। पॉलिसीज बना सकते हैं या इनको कुछ और चीज बना सकते हैं। सोचिए प्रोटोटाइप क्या क्या चीज में होते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में हम इसका विस्तार से देखते हैं। और जहाँ तक अभी आप बता रहे थे कि फाइनेंस की भी एक मैनेजमेंट देखना पड़ता है, तो हमारे विद्यालयों में तो गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा योगदान रहता है कि जब हमसे इंस्पायर अवार्ड में एक आइडिया मांगा जाता है, जो आपने आइडिया बॉक्स की बात की है, हमारे प्रत्येक विद्यालयों में आइडिया बॉक्स लगे हुए हैं, बच्चा उसमें अपना आइडिया डालता है। अगर वो आइडिया इनोवेटिव लगता है टीम को और वो सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए 10,000 रुपए गवर्नमेंट जो है पहले ही डाल देती है। पहले ही बच्चे के खाते में वो पैसा चला जाता है और बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि उस 10,000 रुपए का वो इस तरीके से अपना प्रोटोटाइप बनाए। और अगर वो अगले लेवल पे जाता है, अगले लेवल पे जाता है, नेशनल लेवल पर जाने पर उसे अन्य सुविधाएं भी और सपोर्ट किया जाता है, और बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग उसमें फिर अमेंडमेंट करके या सुझाव देते हैं बच्चों को, वो जाते हैं आगे। जी सर। ये तो हमारे शिक्षा विभाग में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सर, और इससे बच्चों में एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप जो हो रहा है, जो हमारी मंशा भी है कि विज्ञान की ओर और सशक्त कदम हमारे बच्चों के बढ़े, इसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद शायद ये है हमारे स्कूल के बच्चों के लिए। सर अभी आपने एम्पैथी के बारे में बता दिया है, डिफाइन के बारे में बता दिया है, आइडिया के बारे में बता दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर इसमें? प्रोटोटाइप के बारे में भी बता दिया है। जी सर। सर नेक्स्ट स्टेप टेस्टिंग होगा सर, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जो हमारा पहले कन्वर्सेशन है। जी सर। तो इस प्रोटोटाइपिंग में जो है बच्चों को, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ जी सर। कि सब लोग सोचते हैं ये विद्या शाखा या गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप देखिए हर साल 1 लाख आइडियाज को सेलेक्ट किया जाता है, 1 लाख आइडियाज को 10-10 हजार देते हैं। जी। फिर जो नेशनल में जाते हैं उनको 1000 आइडियाज को 20-20 हजार दे सकते हैं। मिलता है। उनका ट्रैवलिंग रहता है, बड़े आईआईटीज में जाके उनको मेंटरशिप मिलता है, कितना सारे इन्वेस्ट कर रहा है।
तो इससे होता है गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रहे हैं, आप सब लोग मिलके ये इंश्योर कर रहे हैं कि मनी उसका आइडियाज को कहीं पे उसका ड्रीम्स को जो है रोक ना पाए। पड़े। जी, करेक्ट। जी, तो एक यहाँ पे बच्चों का एक कंफ्यूजन है सर, वो लोग सोचते हैं कि 10,000 आया है, प्रोडक्ट पूरा 10,000 में ही बनाना है, प्रोटोटाइप 10,000 में बनना है। लेकिन आपका असली प्रोडक्ट जो होता है, अगर वो कुछ कॉस्टली हो गया, वो 2 लाख भी हो गया, 3 लाख भी हो गया, 10 लाख भी हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं है। इधर कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऐसा कैलकुलेट करते हैं सर, प्रोटोटाइप के लिए आपको 10,000 मिलेगा, उस 10,000 में आपको प्रोटोटाइप करना है। जी, लेकिन अगर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट में आएँगे, तो आपको कैलकुलेशन ऐसा रहेगा, आप एक प्रोडक्ट बनाए हैं 1 लाख का जी, और उस प्रोडक्ट को 10 लाख लोग यूज़ करेंगे, तो इसका कॉस्ट वैल्यू कैसा रहता है, एक-एक पे 0.1 पैसे पड़ता है, मतलब 1 लाख बाई 10 लाख। तो एक-एक व्यक्ति इस इनोवेशन को 0.01% और 0.1 पैसे में यूज़ किया है। मतलब आपका इनोवेशन सिर्फ 0.1 पैसे में किसी को पहुँच रहा है। जी, तो जैसे अगर हम सोचेंगे गवर्नमेंट भी एक-एक दिन एक बच्चों पे 11 रुपीज़ या 12 रुपीज़ खर्च करते हैं मिड डे मील्स के लिए, टीचर सैलरी सब। अगर ये ऊपर का तरीके से देखेंगे हज़ारों करोड़ रहते हैं। ये नीचे देखेंगे एक-एक बच्चों के लिए इतना रहता है। मतलब ये बहुत बड़ा इनोवेशन है जो सिस्टम लाया है। बहुत सारे सिस्टम्स में ऐसे ही होते हैं, कैलकुलेशंस। तो इस पे कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोटोटाइप 10,000 में, अगर इनोवेशन उसका कॉस्टली हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ होना चाहिए। यस। सर आपने जैसे पूछा है इसमें लास्ट स्टेप जो है सर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे आप टेस्टिंग। स्लाइड पे देख रहे हैं टेस्टिंग। तो इस टेस्टिंग का है सर हमारे डेली लाइफ में, इनोवेशन में बहुत सारा महत्व है। क्योंकि हर चीज़ जो हमारे मुँह से निकलता है बात, उससे भी बात करने से पहले हम टेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये बाहर आके क्या सिचुएशंस क्रिएट करे। और ये टेस्टिंग जो है इनोवेशंस में वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत सारे इनोवेशंस फेज में देखता हूँ जो इनोवेशन किसके लिए बनाया है, अगर एक फार्मर के लिए बनाया है, उस फार्मर के पास जाके वो टेस्ट किया ही नहीं, सिर्फ वो सोचते हैं कि फार्मर को ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं समझ लिया और उसके लिए ये बनाया, उस इनोवेशन को ये फार्मर देखा ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि कैसे हो पाएगा? करेक्ट। तो ये बोलता हूँ उनके पास जाके टेस्ट करें क्योंकि बहुत सारे अभी कार्स देखते हैं आप, बहुत सारे अभी प्रोडक्ट्स देखते हैं या आप लिपस्टिक्स देखते हैं या कॉस्मेटिक्स देखते हैं। अगर कॉस्मेटिक्स आप यूज़ करेंगे, लास्ट एक केस हुआ था सर जिसका शादी और 1 दिन में 2 दिन में है, उन्होंने जाके एक कॉस्मेटिक्स मेकअप डाला है, तो उसका पूरा शरीर जल गया है। तो इस कॉस्मेटिक्स को सही तरीके से टेस्ट नहीं किया है। तो इसलिए क्या हुआ, ये एक हो गया। और एक बैटरीज़ का बैटरी व्हीकल्स का कंपनियाँ हैं, नाम नहीं बताएँगे, लेकिन इस बैटरी व्हीकल्स का जो कंपनी है, उसका स्कूटर्स बहुत सारे स्कूटर्स जल गए हैं। मतलब सही तरीके से टेस्टिंग नहीं हुआ। कोरोना का भी ऐसे है, हर चीज़ का टेस्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट है सर। और हम सब एवरीडे कार्स में जाते हैं, तो कार्स में भी क्या होता है क्रैश कार टेस्ट रहते हैं, बहुत छोटा कार से लेके बहुत बड़े कार तक सेफ्टी मेजर्स कैसा है, अगर इस तरीके से आके कोई हिट करेंगे तो कैसे बचना है, और उसमें ऑक्सीजन कब निकालना है या उसमें वो एयर बैलून्स जो रहते हैं वो कब निकालना है, उसका व्हील बेस देखता है क्योंकि टर्निंग पे अगर आप ज़्यादा स्पीड से है तो पलट जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें देख के बोलते हैं। और एक चीज़ है, इस टेस्टिंग का इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे मूवीज़ आप देखे होंगे, एक हॉरर मूवी आया है, तेलुगु मूवी। उस तेलुगु मूवी का डायरेक्टर ने ये सवाल दिया है, अगर कोई मेरा मूवी को थिएटर में एक बैठ के देखना है 12 बजे अकेले, कोई देख नहीं पाया क्योंकि उस मूवी बहुत हॉरर है। इसको कैसा पता चला, उसको टेस्ट किया है। अगर एक बैठ के देखेंगे, उस आवाज़ सुनेंगे, वो उसी थिएटर में मर जाएँगे। तो अगर वो बाहर की है इसीलिए वो चैलेंज तब वो चैलेंज राइट। तो हम सब लोग बहुत सारे लोग क्रिटिक्स बोलते हैं कि आपका फिल्म ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। लेकिन जो डायरेक्टर्स रहते हैं सर, उनका सारा इतना क्रिएटिविटी, इतना टेस्ट करके लाते हैं, तो इतना प्रोसेस होने के बाद मार्केट में वो चीज़ आते हैं। तो हम हर चीज़ का रिस्पेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रिस्पेक्ट कहाँ पे मिलता है, ये जो टेस्ट स्टेज हम समझते हैं, जब मिलता है। बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। इसी से हम इवैल्यूएट कर पाते हैं किसी जी। चीज़ की कितनी इंटेंसिटी है और कैसे और कहाँ तक किस लेवल तक
हम उसे यूज कर पाएंगे। और जैसे हम जब डिजाइन थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को उससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम किस लेवल तक सॉल्व हो पाएगी। तो ये सर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है इस हिसाब से, टेस्टिंग, जो टेस्टिंग की बात आपने तो की। सर इसमें मैं अपने एंड से जितना मैं समझा हूँ, डिजाइन थिंकिंग में शायद एम्पैथी सबसे पहला पार्ट होता है हमारा, जिसमें कि हम लोग वहां पर जाकर के रियल टाइम सिचुएशन में वहां पर जाकर के उस बात को समझते हैं। इसके बाद सर डिफाइन, डिफाइन में उस प्रॉब्लम को वहां पर जाकर खुद के एंड से समझेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां पर जाकर समझेंगे और उसके रूट पे जाने की रूट पे कोशिश है जाना ना। है। उसके मतलब ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, हम रूट में देखेंगे और तब हम उसके एक बारे में आइडिया देंगे या जी कि ये ऐसा सॉल्व होगा, ये प्रॉब्लम आएंगी, ये होगा, विचार देंगे। और उसको लेके जितने भी आइडियाज आए, वो सारे आइडियाज हमें स्वीकार करने हैं, स्वीकार मतलब रिजेक्ट तो किसी को करना ही नहीं है। बच्चे के जो आइडियाज आते हैं, इसके बाद था सर आपका प्रोटोटाइप। फिर उस प्रॉब्लम को लेकर के जो भी हमारा एक प्रोटोटाइप बनेगा और उस प्रोटोटाइप को फिर लास्ट में जो भी आपने बताया सर, टेस्टिंग होनी ही चाहिए। जी सर। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे सर, जो स्लाइड पे अभी दिख रहा है आपको। जी सर, जी। एक एग्जांपल है सर, इस जो एमआर स्कैन है, जी। इस एमआर स्कैन में कोई बच्चे खेलते खेलते जाएंगे, नहीं जाएंगे, उसको डर लगता है, जी। वो जाने के लिए विलिंग ही नहीं रहेगा। हाँ। जो भी उनका इंजरी हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो इस डॉक्टर्स का बहुत सारे परेशान होता था कि बच्चे उस पे आ ही नहीं रहे हैं, तो उनको टेस्ट कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया है, इस पूरा एमआर स्कैन को एक डिज्नी वर्ल्ड जैसा क्रिएट किया है, ताकि बच्चों को लगे ये कुछ अच्छा व्हीकल है। अच्छा, हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट में तो ओरिजिनल है और राइट में वो डिज्नीलैंड जैसा उसको पूरे रूम को मेकअप किया है। जी तो सर। ये भी डिजाइन थिंकिंग में एक प्रोटोटाइप है। तो इसमें कुछ मिशंस नहीं है, नया बनाया नहीं है, सिर्फ एक आर्ट वर्क यूज करके बच्चों का वो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे हैं सर। कुछ अरविंद आई केयर आप देखेंगे तो एक एक दिन में आप बहुत सारे ऑपरेशंस करता है। ऐसे बहुत सारे लोग, अगर आप आजकल का देखेंगे तो एक एक बंदा का बहुत सारा इशू हो रहा है सर। अभी शिफ्ट्स रहते हैं कारपोरेट कंपनी में, तो अभी हमारा भी कभी कभी शिफ्ट्स रहता है। तो कोई पहला शिफ्ट वाला जो जाते हैं, वो कैंटीन में जाके बैठ के खाना खाते हैं, वो खाने के बाद भी वहीं पे बातचीत करते रहते हैं। ये जो सेकंड शिफ्ट वाला जाते हैं, वहां पे जाके वो बैठ के ऑर्डर करने में उनको टाइम खत्म हो जाता है, ऑर्डर करके वो ऑर्डर वापस आने में। ये बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे देखा है, जहाँ पे हम हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं, एक ही ढाबा पे या एक ही होटल पे 10 बसेस आते हैं। मान लीजिए 30 लोग हैं, 300 लोग उतर जाएंगे 10-10 मिनट का फर्क में। ये 300 लोगों का ऑर्डर कब लेंगे, ये 300 जो लास्ट मेंबर है, इनको ऑर्डर कब मिलेगा। तो इसके लिए एक को सुझाव आया है, या एक को सॉल्यूशन आइडिया आया है, जाने से पहले ही हम ऑर्डर करके बैठ सकते हैं क्या। मैं इस टाइम पे आ रहा हूँ, इस टाइम पे मेरे लिए ये टेबल, ये चीज चाहिए। तो ये कितने कारपोरेट कंपनीज का, ये कितने होटल का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, हमारा टाइम सेव किया है। हम वहां पे जाते ही हमारा ऑर्डर रेडी रहता है। तो ऐसे यूज कर सकते हैं। उसमें एक हल्की सी बात मेरे दिमाग में आई है कि अगर मेरी गाड़ी पहले चली गई है, तो मेरे लिए भी शायद टाइम फिक्स होना चाहिए कि उस टेबल पर मैं विद इन 15 मिनट्स या 10 मिनट्स में यूज करके उठ जाऊं। अदरवाइज वो दूसरे के लिए तो फिर वैसे तो सर हमारे उत्तराखंड में तो ये समस्या बड़ी आसानी से कोऑर्डिनेशन के माध्यम से सॉल्व कर ली जा रही है। जैसे मैं अल्मोड़ा से हूँ और फ्रीक्वेंटली मैं यात्रा करती हूँ, महीने में एक बार देहरादून से अल्मोड़ा। तो हर बार ये पता चलता है कि अगर मैं उस बस में हूँ जिसमें मैं रोज ट्रैवल करती हूँ, तो वो बस उसी ढाबे पे जाकर रुकती है, उसी रेस्टोरेंट में जाके रुकती है। और अगर मैं किसी दूसरी बस में जाती हूँ उसी के लिए, तो वो बस किसी दूसरे ढाबे में जाके रुकती है। तो उससे ये पता चलता है कि शायद बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है सबके उसमें, कि कोई कहीं पे जाके रुक रहा है, कोई कहीं पे। तो फिर बहुत अच्छा उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। डिजाइन थिंकिंग कर रहे हैं ना, होटल वाले को पता है ना ड्राइवर को पता है। ये टर्म तो बड़ा ऊंचा टर्म है और उनको पता ही नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा उदाहरण दिया मैडम आपने। हर कोई, बच्चे भी ऐसे करते हैं, माँ भी ऐसे करती है, गुरुजी भी ऐसे करते हैं, लेकिन उस बात को हम टेक्निकल फील्ड में है, हर फील्ड में जानकर आज बड़ा ही यहाँ पर बहुत अच्छा सा फील हुआ कि हम एक बड़ी मॉडर्न सी चीज को आज पढ़ रहे हैं, जिसको हम पहले से ही अपनी डेली लाइफ में करते आ रहे हैं, हर दिन हर पल। तो एक और एग्जाम्पल है सर। इस एग्जाम्पल है, एक बच्चा पढ़ रहा है,
गाय को 4 पैर रहता है, वो सफ़ेद रहते हैं, वो दूध देते हैं। उनके सामने गाय है, उनको पता नहीं है कि ये बच्चा इसके बारे में ही पढ़ रहा है। जी, हाँ। तो ऐसा हो गया है। तो ये कॉन्शियस और मतलब कॉन्शियसली इसको जानना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन इंडियंस के पास से ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा नेचुरली है। नेचुरल बातों-बातों में उनको पता ही नहीं चलता है कि बहुत कुछ सॉल्यूशंस देते हैं। और एक एग्ज़ाम्पल्स हम देखते हैं इसे स्लाइड पे जो दिख रहा है। जी, तो इस स्लाइड पे जो लेफ्ट साइड में है एक सोलर पैनल। इस सोलर पैनल का साइज़ कम रहता है, कॉस्ट ज़्यादा रहता है, जो इससे इम्पैक्ट आता है या वो उतना नहीं इनपुट होता, आउटपुट आते हैं वो बहुत कम कम रहता है। रहता है। जी, तो इन बच्चों ने सोच लिया है कि इस सोलर पैनल को हम इम्पैक्टफुल कैसे करें। जी, इस सोलर पैनल के कुछ लीव्स का, पत्तों का कुछ रसायन डाल के, जी, जिस रसायन डालने के बाद वो लाइट ज़्यादा ऑब्ज़र्व करके ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट दिया जी, है। ये एक नेशनल प्रोग्राम पे विन हुआ है। हुँ, और राइट साइड में जो था फ़ोटो, एक उस टी-शर्ट पे 40 या 30 आइकॉन्स हैं। अगर ये आइकॉन्स अगर आपका टी-शर्ट्स पे हैं, आप जी, किसी भी देश में जाइए, जी, अगर आप किसी भी राज्य में जाइए, जी, उस राज्य में राज का भाषा आपको अगर आपको पता भी नहीं है, हुँ, तो इस आइकॉन्स दिखा के आप बाहर आ सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी के एक प्रोटोटाइप बन रहा है। इस आइकॉन्स को क्या हम आवाज़ दे सकते हैं। और एक प्रोटोटाइप एडवांस आ रहा है, एक टीचर बना रहा है। क्या है, इसको हम लैंग्वेज इंटीग्रेट करेंगे। हम हमारा लैंग्वेज में बोलेंगे, वो उनका लैंग्वेज में लैंग्वेज में ट्रांसलेट ट्रांसलेट करेगा। जी, तो ऐसे सर हर चीज़ में, हर जगह पे इनोवेशन, डिज़ाइन थिंकिंग बहुत सारे इस्तेमाल किया जा रहा है सर। तो मेरा सबके लिए एक विनती है, इस डिज़ाइन थिंकिंग जो है इसको एक प्रोग्राम जैसा देखिए मत। इस डिज़ाइन थिंकिंग है हमारा जीवन का शैली है, जीने का ढंग है। इसको ऐसे ही देखना है, हर चीज़ में कर रहा है, हर क्षण कर रहा है। हमारा सोच में है, हमारा चलने में, बातों में है, हर जगह है। तो इसको कॉन्शियसली हम थोड़ा एक रूप दिएँगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे एंड से अभी जैसा कि सर ने और शिक्षा विभाग से हमको पता चला है कि इस डिजाइन थिंकिंग जो हमारी सीरीज चलेगी, टेलीविजन सीरीज जो यहाँ पर हम एपिसोड प्रसारित करेंगे, 24 एपिसोड प्रसारित करेंगे सर। तो सभी बच्चों से और गुरुजनों से मेरा एक विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर हम लोग इन पूरे 24 एपिसोड को कंटिन्यूअसली देख पाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा एक इनोवेटर के रूप में दिखाई देगा और हमारी जो लाइफ की जो बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनको वो सॉल्व करने में सफल हो जाएगा। जी मैडम। मुझे लगता है कि शायद ये जो डिज़ाइन थिंकिंग हमारे यहाँ जो एक नया कंसेप्ट आया है, ये हमारे शिक्षकों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जो मुख्य भूमिका है, वो भी हमारे शिक्षकों की ही होने वाली है। तो हमारा निवेदन है हमारे सभी शिक्षक साथियों से कि आप डिज़ाइन थिंकिंग का ये जो स्किल है, इसे अपने बच्चों में डेवलप करने के लिए बहुत-बहुत प्रयास करें, उन्हें अभिप्रेरित करें और उनके जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ का हम सब सम्मान करें और उन आइडियाज़ को गति देने के लिए, एक दिशा देने का निरंतर हम प्रयास करें। तो आज की इस सफल वार्ता के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी नवम फाउंडेशन से आदरणीय श्रवण जी को और हमारे अगले एपिसोड्स में लगातार इस पर विजनिंग होती रहेगी। हम दूसरे टॉपिक्स के साथ आप सबसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।
है।